हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। उसके ऊपर एक लेक्चर बना दिया था। थोड़ा सा लेक्चर में टाइम लग गया क्योंकि मैं बिजी था। ओके, बीच में मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए एब्सेंट था, तो थोड़ा सा सेकंड लेक्चर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, आप कंटिन्यूअस लेक्चर आएंगे। सो स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई। अभी तुम लोग रिसेंटली एग्जाम देके आए होगे या फिर कितने लोग का तो एग्जाम चल रहा होगा, तो जैसे एग्जाम खत्म होता है वापस कंटिन्यू करना है। ओके, पढ़ाई वापस कंटिन्यू करना है अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ बेसिक डिस्कशन कर लिया था, वापस मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। हम लोग ने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का बिहेवियर देख लिया था। यस और नो? अगर कोई भी बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, अगर वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में या अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ दैट मटेरियल। ओके, और उस मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ओके, अगर सेम वो डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया और डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे हमने हटाया, बॉडी अपने वापस ओरिजिनल अपने शेप और साइज में नहीं आया, मतलब वो प्लास्टिक बॉडी है, मतलब वो प्लास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ओके, उसके अंदर हम लोग ने दो कंडीशन देखा था, मतलब दो क्वांटिटीज देखा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन। भाई तीन तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन थे, यस और नो? लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियर। वैसे स्ट्रेन भी तीन तरह के थे, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शियर। ओके, ये सारी कहानी हम लोग ने, डेफिनेशन, सारा चीज हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, सारा चीज। चलो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज देखने वाले हुक्स लॉ। क्या देखने वाले? हुक्स लॉ। ओके, अब व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ की कहानी क्या है? तो हमको पता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल है, जाहिर सी बात है। ये सुनो, अगर मतलब मान लो कि मेरे पास एक वायर है, एक वायर पे मैं फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगा के वो वायर को मैं घिसता हूं। ओके, मतलब मैं उस पर स्ट्रेस लगा रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं उस पर क्या लगा रहा हूं? स्ट्रेस लगा रहा हूं। अब ड्यू टू दैट स्ट्रेस, जाहिर सी बात है, उस स्ट्रेस की वजह से उस बॉडी के शेप में चेंज आएगा, उसके डायमेंशन में चेंज आएगा। तो अगर उसके डायमेंशन, उसके शेप में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके स्ट्रेन आ रहा है। या सुनो, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेन जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। यस और नो? बात सुना रही है? कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेन है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा है उस स्ट्रेस की वजह से। तो व्हाट इज हुक्स लॉ? भाई हुक्स लॉ स्टेट दैट within elastic limit, stress is directly proportional stress is directly proportional to the strain ओके, विद इन इलास्टिक लिमिट। हाँ, इलास्टिक लिमिट होना जरूरी है क्योंकि इलास्टिक लिमिट के पार बॉडी का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है हम देखेंगे वो चीज। ओके, जब तक वो इलास्टिक लिमिट में है तब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके साथ? स्ट्रेन के साथ। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमने को क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। यहां पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर कैपिटल एम इज नथिंग बट कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, वेयर एम इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एम को क्या बोलते हैं हम लोग? एम को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब व्हाट इज दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? भाई ये बताता है कि उस इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना लेना देना है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का कितना लेना देना है। जैसे मान लो रबर बैंड। ओके, रबर बैंड ले लो। अब रबर बैंड में तुम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, एक एग्जांपल के तौर पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब जब तुम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, रबर बैंड इतना घिस जाता है। एक एग्जांपल, वही स्टील का एक बैंड लो, स्टील का एक वायर लो। जब तुम लोग स्टील का एक वायर लेते हो उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, तुम लोग देखोगे बहुत हल्का सा चेंज आया। पास में आ रहा? मतलब कहीं ना कहीं वो जो चेंज है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों चीज को रिलेट करने वाला जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ऐसे हमारे पास 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हम लोग जनरल फॉर्मूला देखने जाएं तो यहां से अपने को मिलेगा देयरफॉर m इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। m किसके बराबर होता है? m बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के। अब हमको पता है भाई स्ट्रेन का जो यूनिट है वो कुछ नहीं है, इट इज ए यूनिटलेस। स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस है, यूनिटलेस। और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोल लो। तो स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी जो यूनिट होगा वो सेम एज स्ट्रेस होगा। ओके, सो क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है नहीं ना, तो स्ट्रेस का जो भी यूनिट रहेगा दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट रहने वाला है। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर हम लोग यूनिट देखने जाएं तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? ओके, अब 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, क्योंकि हमारे पास 3 तरह का स्ट्रेस है, 3 तरह का स्ट्रेन है, तो इसी तरह हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी 3 तरह का है। तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला होता है यंग्स मॉडुलस। ओके, यंग्स मॉडुलस रिलेटेड विद अ लॉन्गिट्यूडिनल। तो यंग्स मॉडुलस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यंग्स मॉडुलस को हम लोग डिफाइन करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। तो यंग्स मॉडुलस को हम लोग डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, मतलब अगर यंग्स मॉडुलस जो जनरली होता है वो वायर्स के लिए होता है, मतलब लेंथ के अलोंग होता है। ओके, मतलब मान लो कि किस वायर कितना ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छा है। ओके, दैट वो बताता है कि भाई जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा, ओके, जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ही कम स्ट्रेन होना चाहिए, तब जाके यंग्स मॉडुलस बड़ा आएगा। और यंग्स मॉडुलस बड़ा आएगा मतलब वो मटेरियल अच्छा है। देख लो ना, अगर मान लो कि स्ट्रेन बहुत ज्यादा हुआ, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हुआ, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हुआ मतलब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हुआ, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हुआ तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब यंग्स मॉडुलस कम हो जाएगा। और यंग्स मॉडुलस कम हो जाएगा मतलब मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक नहीं है। ओके, तो याद रखना, अगर तुमको मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल चाहिए तो उस स्ट्रेंथफुल मटेरियल के लिए तुम्हारा स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रेन कम होना चाहिए, तब तुम्हारा जो यंग्स मॉडुलस है वो तुमको ज्यादा मिलेगा और मटेरियल का स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। इसीलिए हम लोग स्टील वायर बोलते हैं, स्टील बार बोलते हैं। स्टील के पास सबसे बेहतरीन स्ट्रेंथ है, इसलिए तुम देखो कहीं पे भी कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमको बिल्डिंग्स बनाना है, फिर ब्रिज बनाना है, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, ओके, वो सारी चीज जो बनती है वो कहीं ना कहीं स्टील से बनती होगी, कहीं ना कहीं वो स्टील से, क्योंकि स्टील का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर हम लोग देखने जाए मेटल में, तो मेटल में तुम्हारा जो स्टील है वो सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस उसका होता है, लगभग 2 × 10⁻11 के आसपास उसका वैल्यू होता है। ओके, सो बहुत बेहतरीन यंग्स मॉडुलस है उसका, बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ है स्टील का, याद रखना। ओके, तो यंग्स मॉडुलस क्या बताता है? यंग्स मॉडुलस डिफाइन होता है दैट इज इट इज अ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यस और नो? ओके, सिंपली तुम लोग लिख सकते हो इट इज अ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यूनिट अगेन मैंने बोला भाई सेम, सबका यूनिट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। अब यहां पे ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करो। मान लो कि एक वायर है, इस वायर पे कोई तो लोड दिया है, लेट्स से F, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A है, और मान लो इसका ओरिजिनल लेंथ L है। तो कुछ समय बाद जैसे ही मैं लोड दूंगा तो इसके अंदर कुछ तो चेंजेस आएगा। मान लो इतना चेंज आ गया, दैट इज डेल एल। मान लो कुछ तो डेल एल का चेंज आएगा। तो अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या ही होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, हाँ ना। अगर हम लोग स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या ही होता है? दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो व्हाट इज चेंज इन लेंथ? दैट इज डेल एल डिवाइड बाय एल। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा रीअरेंज करो तो क्या मिलेगा? दैट इज एफ, ये एल ऊपर चला जाएगा, दैट इज एफ एल बाय ए डेल एल, है ना। ये आ गया यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। तो तुम लोग ये याद रखो
या फिर डायरेक्टली उसका डेफिनेशन याद रखो, दोनों चीज तुमको काम आ जाएगा। ओके, so this is the definition, that is it is a ratio of a longitudinal stress to the longitudinal strain, and जब हम लोग longitudinal stress और longitudinal strain का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज द यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। यस और नो, पास में आ गए एवरीवन यंग्स मॉडुलस। ओके, ऐसे ही हमारे पास अगेन 3 तरह के मॉडुलस है। पहला भाई लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि हमारे पास अगर तुम देखो तो यहाँ पे हम लोग ने देखा हुआ है ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को डिवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा यंग्स मॉडुलस। ऐसे ही नेक्स्ट ये क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस और ये है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा बल्क मॉडुलस। क्या मिलेगा, बल्क मॉडुलस। तो अगला जो मॉडुलस है वो है तुम्हारा बल्क मॉडुलस। जनरली इसको बी या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं, बी ले लो या फिर के ले लो। ओके, दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज यहां पे आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, भाई वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट योर चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या ही होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस तुम्हारा चेंज इन प्रेशर होता है। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज वी डीपी बाय डीवी। ये आ गया बल्क मॉडुलस, हाँ या ना। और जनरली ये नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन क्यों होता है हमको पता है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होता था। क्यों होता था याद है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा जब कभी भी हम लोग कंप्रेस करेंगे, कभी भी प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा नो, दैट इज बॉयल्स लॉ। हम लोग ये चीज पढ़ा है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में। तो माइनस साइन आता है। अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में कहीं ना कहीं बस वो माइनस साइन हटा देना है, दैट इज वी डीपी बाय डीवी। ये आ गया बल्क मॉडुलस, ये आ गया हमारा बल्क मॉडुलस। ओके, दैट इज वी इज नथिंग बट वॉल्यूम, डीपी इज नथिंग बट अ चेंज इन प्रेशर एंड डीवी इज नथिंग बट अ चेंज इन वॉल्यूम। ओके, मतलब कितना प्रेशर लगाने पे कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। मतलब कहीं ना कहीं बल्क मॉडुलस है कि भाई अगर बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी होगा, मतलब उसका जो दबाने का फोर्स होगा वो भी मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर जो चेंज आएगा ना वो बहुत कम चेंज आएगा। अगर मान लो कोई ऐसा जैसा स्पंज, तो स्पंज का बल्क मॉडुलस अगर हम लोग देखने जाए तो स्पंज का बल्क मॉडुलस कम होगा, क्योंकि स्पंज को हल्का सा अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, बराबर। बट बल्क मॉडुलस मतलब भाई वो क्या होना चाहिए, वो कंप्रेसिबिलिटी को रेजिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए। तो जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा, मटेरियल उतना ज्यादा कंप्रेस होने से मना करेगा। ओके, याद रखना, मना करेगा। जितना कम बल्क मॉडुलस होगा, मटेरियल तुम्हारा उतना जल्दी कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना जल्दी कंप्रेस हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको अगर हम लोग अपोजिट करें ना तो एक और क्वांटिटी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। अगर इस क्वांटिटी को कहीं ना कहीं मैं अपोज करूं तो मेरे को एक और क्वांटिटी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। क्या मिलता है, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये कहीं ना कहीं बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है। कहीं ना कहीं ये बल्क मॉडुलस का क्या है, बल्क मॉडुलस का ये रेसिप्रोकल है। मतलब देखो ना, मान लो कि जैसे पानी है। ओके, जैसे मान लो पानी है और स्टील है, तो अब किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, पानी का या स्टील का। स्टील का ब्लॉक है एक और पानी है, एक पानी का ब्लॉक है। जस्ट इमेजिन अ स्टील ब्लॉक एंड वाटर ब्लॉक, ऐसा ये ब्लॉक है, दो ब्लॉक है। ये एक स्टील का ब्लॉक है और एक वाटर का ब्लॉक है। तो अब देखो, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो कौन सा ऐसा चीज है जो कंप्रेस में क्या करेगा, ज्यादा अपोज करेगा। तो जनरली स्टील ज्यादा अपोज करेगा एज कंपेयर टू वाटर। जनरली स्टील जो है ज्यादा अपोज करेगा एज कंपेयर टू वाटर। अगर मान लो इसके अलावा एयर रहे, मान लो एयर है, ये एयर हो गया, एयर का एक ब्लॉक है, तो एयर और वाटर में कौन करेगा, वाटर। मतलब कहीं ना कहीं जो कंप्रेसिबिलिटी चीज है ना, ये क्या है, वो बल्क मॉडुलस का अपोजिट है। जैसे बल्क मॉडुलस क्या कर रहा है,
बल्क मॉड्यूलस कंप्रेस करने को रोक रहा है। ओके, मतलब जितना ज्यादा बल्क मॉड्यूलस होगा मटेरियल उतना कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है भाई? बल्क मॉड्यूलस का उल्टा, मतलब भाई जो जल्दी कंप्रेस हो जाएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा, जो जल्दी कंप्रेस हो जाएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे एयर की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टील। बस समझ रहा है? सेम एज बल्क मॉड्यूलस, भाई बल्क मॉड्यूलस स्टील का ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा, एयर का कम होगा। यस सुनो, बात समझ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं बल्क मॉड्यूलस क्या कर रहा है? बल्क मॉड्यूलस हमको बता रहा है कि भाई वो दब नहीं सकता, जो मटेरियल है वो दब नहीं सकता। कंप्रेसिबिलिटी क्या बता रहा है? भाई मटेरियल दब सकता है। यस सुनो, मटेरियल क्या हो सकता है? कंप्रेस्ड हो सकता है। क्लियर? तो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ओके, इट इज अ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अब अगर इसको हम लोग देखने जाए तो इसका जो यूनिट है वो उल्टा हो जाता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये हो जाता है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बाकी सारे यूनिट जो होते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाता है। क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाता है। क्लियर बात समझ आ रही? व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस। ओके, चलो नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको तुम लोग शियर मॉड्यूलस भी बोलते हो, को शियर मॉड्यूलस भी बोला जाता है। शियर मॉड्यूलस जनरली इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ईटा है, थोड़ा सा एन की तरह दिखेगा तुमको। तो ईटा कैसे डिफाइंड होगा भाई? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यहां पे कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा तुम्हारा शियर। तो शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज शियर मॉड्यूलस, या फिर शियर मॉड्यूलस बोल दो, या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोल दो। ओके, तो भाई यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? यहां पे हम लोग देखते हैं कि मटेरियल कितना रिजिड है। मटेरियल कितना रिजिड है भाई? अगर उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा होगा तो मटेरियल उतना ज्यादा रिजिड होगा। अगर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कम होगा तो मटेरियल उतना ज्यादा रिजिड नहीं होगा, मतलब वो सॉफ्ट मटेरियल होगा कहीं ना कहीं। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? तो इट इज अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। अब हम लोग अगर देखने जाए तो शियर स्ट्रेस क्या ही था तुम्हारा? शियर स्ट्रेस था दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फोर्स था वो फोर्स तुम्हारा टेंजेंशियल फोर्स था, दैट इज नॉट अ नॉर्मल फोर्स। वो नॉर्मल फोर्स नहीं था, वो परपेंडिकुलर नहीं था, वो टेंजेंशियल था। अगर तुमको याद होगा, अगर तुमने इसके पहले वाला ये देखा रहेगा, क्या बोलते हैं, लेक्चर देखा रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग ने बात किया था भाई जो शियर स्ट्रेस है वो नॉर्मल फोर्स नहीं होता, वो एक टेंजेंशियल फोर्स होता है। वो सरफेस के टेंजेंट पे लगता है, याद रखना, टेंजेंशियल फोर्स होता है वो, वहां पे वही ध्यान देना बस। और जो तुम्हारा स्ट्रेन होता है कहीं ना कहीं वो उस एंगल के बराबर होता है। ये जो एंगल है ना, ये छोटे से एंगल का बराबर होता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एफ बाय ए, वेयर एफ, ये एफ पे खाली ध्यान दे देना। हाँ, कहीं के एफ पे गलती बहुत ज्यादा होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स नहीं है। ओके, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा तुम्हारा टीटा। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ईटा बराबर हो जाएगा दैट इज एफ डिवाइड बाय ए थीटा। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला किसका? दैट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। भाई यूनिट हर एक के लिए सेम होगा, डेफिनेशन हर एक के लिए सेम है, तीनों का तीनों डेफिनेशन सेम है। मॉडुलस का डेफिनेशन तीनों के लिए सेम है, बस हाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भाई नाम चेंज हो रहा है। कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल आ गया तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उसको हम लोग बोल दिए यंग्स मॉडुलस। कहीं पे आ गया तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वहां पे आ गया तुम्हारा बल्क मॉडुलस। कहीं पे आ गया शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, तो वहां पे आ गया शियर मॉडुलस, या फिर शियर मॉडुलस बोल लो या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल लो उसको। क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर पॉइजन्स रेशियो। ओके, इसको जैसा पढ़ना चाहो, पॉइजन्स या फिर पॉइजन्स पढ़ते हैं। ओके, तो जैसा तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो व्हाट इज दिस पॉइजन्स रेशियो? तो जब हम लोग ने स्ट्रेस लगाया ना, तो मान लो कि मैं इसके ऊपर स्ट्रेस लगा रहा हूं। अब मैं जब स्ट्रेस लगा रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं। जब मैं खींच रहा हूं तो इसके लेंथ में चेंजेस आ रहा है, बराबर भाई, इसके लेंथ में चेंजेस आ रहा है। बट अगर तुम ध्यान दोगे ना तो उसके लेंथ के साथ साथ उसके डायमीटर में भी चेंजेस आ रहा है। कभी ध्यान देना, मतलब तुम कभी रबर को ऐसे खींचना, रबर बैंड को खींचो तो उसके लेंथ में तो फर्क आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका लेंथ चेंज होगा ही होगा। बट अगर तुम ध्यान दोगे ना तो उसका डायमीटर भी थोड़ा पतला होते जाता है।
कभी ध्यान देना। ओके, मतलब मान लो कि यहाँ पे मेरे पास अगर कोई रॉड है, लेट्स से स्टील का रॉड है या फिर मेटल का, कोई भी मेटल का, या फिर ये रॉड है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई फोर्स लगाया है, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, ये टेंसाइल फोर्स लगाया, मैंने इसको खींचा। जब मैं इसको खींचूंगा ना तो इसके लेंथ में चेंजेस आएगा। क्या होगा? क्या लेंथ में चेंजेस आएगा, जाहिर सी बात है। ये इसके लेंथ में चेंजेस आया, बट अगर हम लोग ध्यान देंगे ना तो इसके डायामीटर में भी चेंजेस आया। देखो, अगर तुम ध्यान दोगे तो इसके डायामीटर में भी चेंजेस आया, तो इसको हम लोग लैटरल चेंज बोलते हैं। ये जो चेंज हुआ ना, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल चेंज। ओके, मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स था उसके अलोंग चेंज आया। ओके, जैसे मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है तो उसके ही अलोंग चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल। अब ये जो चेंज है ना, ये उस फोर्स के परपेंडिकुलर आया। क्या आया? फोर्स के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि ये रिमोट है, मान लो ये लकड़ी है, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल। ओके, तो ये लकड़ी है, यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो मैं इसको ऐसे खींचता हूं, जब मैं इसको खींचता हूं तो ये लंबा हो जाएगा, लेट्स से ये इतना बड़ा हो गया। ओके, ये पहले वाला था और ये शेप चेंज करने के बाद इतना बड़ा हो गया, बराबर इतना बड़ा हो गया। तो ये जो है ना उसके अंदर चेंज आया, ये उसके अंदर चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल चेंज। लॉन्गिट्यूडनल चेंज क्यों? क्योंकि भाई फोर्स जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में चेंज आया। बट अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कहीं ना इसके डायमीटर, मतलब इसका थिकनेस में भी चेंज आएगा। जब इसके थिकनेस में चेंज आएगा ना, दैट इज योर लैटरल चेंज। इसको क्या बोलते हैं? लैटरल चेंज। लैटरल चेंज मतलब भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसके परपेंडिकुलर चेंज आया। देखो, फोर्स ऐसे लग रहा था, ऐसे फोर्स लग रहा है और चेंज ऐसे आ रहा है, उसके परपेंडिकुलर में चेंज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज लैटरल चेंज है। ओके, एंड इस लैटरल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लैटरल चेंज को हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लैटरल स्ट्रेन। तो अगर मान लो कि मेरे को यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन करना रहे, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हमको पता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो दैट आई नो कि भाई वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। हाँ या ना? वो तो हमको पता है। बट व्हाट इज लैटरल चेंज? लैटरल चेंज क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? तो लैटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। मतलब उसके डायमीटर के अलॉन्ग चेंज आ रहा है ना। अब हर बार डायमीटर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, यहां पे थिकनेस हो सकता है। जब हम लोग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल में उसका थिकनेस रहेगा। जब हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में उसका जो भी डायमीटर रहेगा वो डायमीटर रहेगा, या सुनो। तो इनका जो रेशियो है ना, दैट इज कॉल्ड एज योर पॉइजन्स रेशियो। ओके, मतलब द लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? जनरली उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइजन्स रेशियो। इसको हम लोग बोल सकते हैं लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। lateral strain divided by longitudinal strain, this called as Poisson's ratio. Okay, Poisson's ratio कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? lateral strain divided by longitudinal strain। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं what is lateral strain? that is change in diameter divided by original diameter. what is longitudinal strain? that is change in length divided by original length। तो इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू एल ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, दैट इज डेल डी बाय डी, और यहां पे आ जाएगा L डिवाइड बाय डेल L। और जनरली इसका जो वैल्यू है वो 1 से कम होता है। ओके, जनरली 0.3 0.25 ऐसा होता है इसका वैल्यू। ओके, ये बात समझ में आ गया व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि भाई ये भी स्ट्रेन है जिसका कोई यूनिट नहीं है, ये भी स्ट्रेन है जिसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, याद रखना। ओके, तो पॉइजन्स रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट
उसके पास कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी उसके पास डायमेंशन नहीं है। ओके, याद रखना। क्लियर, बात में आ गया? पॉइजन रेशो समझ में आया भाई? पॉइजन रेशो क्या है? ये बताता है कि जब मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगाऊंगा, मतलब जब मैं स्ट्रेस लगाऊंगा जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, उस दौरान एक लैटरल स्ट्रेन भी होगा। तो उस लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वो रेशो बताता है। ओके, कि मतलब कितना उसके लेंथ में चेंज आएगा करस्पॉन्डिंग टू द उसके डायमीटर में भी कितना चेंज आएगा, वो चीज ये बताता है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, समझ में आ रहा है व्हाट इज पॉइजन रेशो? हाँ या ना? ओके, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लो या फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लो, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। व्हाट इज दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? तो ये बताता है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो कौन कौन से बिहेवियर शो करता है, कहां कहां बिहेवियर शो करता है, कैसे बिहेवियर शो करता है, ये सारा चीज हमको यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे तुम लोग देख सकते हो स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास स्ट्रेन है। ओके, हाँ या ना? ये जो ब्लू कलर का तुमको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो है ये तुम्हारा कर्व है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है ये। ओके, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी है। क्या समझनी? देखो जरा। तो अब हम O से A तक अगर हम लोग देखें तो O से A तक जो लाइन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या है कि भाई जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? स्ट्रेन के साथ। कहीं ना कहीं हुक्स लॉ यहां पे क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। हुक्स लॉ इज वैलिड, है ना? बात समझ आ रहा है? ये जो ओ ए है यहां पे भाई तुम्हारा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हुक्स लॉ क्या है? वैलिड है। क्या है? हुक्स लॉ क्या है? वैलिड है। मतलब इसको इमेजिन करते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक वायर है, उस वायर पे मैं वेट इंक्रीज कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं वेट इंक्रीज कर रहा हूं मतलब मैं स्ट्रेस चेंज कर रहा हूं और उस स्ट्रेस के हिसाब से क्या हो रहा है? उसका स्ट्रेन चेंज हो रहा है। यस और नो? तो भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ क्या है? वैलिड। अब मान लो मैं ऐसे ए पॉइंट तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? ए पॉइंट तक पहुंच गया। अब ए पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मैंने वेट ऐड किया, हुक्स लॉ वैलिड हुआ। अब मैंने सारा का सारा वेट हटा दिया, सारा का सारा जितना भी मैंने वेट ऐड किया था ना वो सारा का सारा वेट हमने हटा दिया। अब जैसे ही सारा का सारा वेट हटा दिया ना भाई बॉडी वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ गई, मतलब बॉडी अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ गई। तो इसका मतलब यह है कि भाई यहां तक फंडा सही है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हो गया। क्लियर? ए पॉइंट तक। अब कहानी क्या आती है? अब मैंने वापस वेट ऐड करना चालू किया, वेट ऐड करना चालू किया, वेट ऐड करना चालू किया। अब क्या हुआ? अब तुम्हारा स्ट्रेस जो है स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल तो है। भाई स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल तो है, उसके पास अभी भी इलास्टिक बिहेवियर तो है, बट कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है? तुम्हारा जो कर्व है वो थोड़ा सा बेंड होना चालू करता है टुवर्ड्स स्ट्रेन। मतलब अब क्या होता है? अब भाई थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, इसलिए इस तरफ कर्व बेंड होता है। यस और नो? मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस तो ज्यादा स्ट्रेन। यस और नो? जैसे मान लो कि एक बार रबर बड़ा किया, अब रबर इतना बड़ा हो गया, अब उसके बाद हल्का सा उस पर फोर्स लगाओगे ना तो वो और बड़ा हो जाता है। मतलब पहले इतना स्ट्रेस था तो इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस था तो इतना स्ट्रेन, अब इतना ही स्ट्रेस है बट स्ट्रेन इतना आ रहा है। बस ना, मतलब उसी वैल्यू के लिए अब जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो बढ़ चुका है। ओके, मतलब उसमें जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी उसके पास इलास्टिक बिहेवियर तो है। मतलब अगर मैं सारा वेट हटा दूं तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, बट ये जो चीज है ना ये फॉलो नहीं हो रही है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग बोलते हैं भाई वहां पे यहां तक तो तुम्हारा इलास्टिक बिहेवियर चल रहा है, ये जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट तक तो इलास्टिक बिहेवियर चलता है, बट बी पॉइंट पे इलास्टिक बिहेवियर नहीं चलता। ओके, तो इसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। ये जो बी पॉइंट है ना इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यहीं तक कहानी काम करती है। ओके, यहीं तक कहानी काम करती है। अब इलास्टिक लिमिट पे अगर हम लोग ध्यान दें कि इलास्टिक लिमिट से अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर हम लोग ने वेट इंक्रीज किया, थोड़ा सा भी वेट इंक्रीज किया, मतलब क्या इंक्रीज किया? स्ट्रेस इंक्रीज किया। तो जैसे ही स्ट्रेस इंक्रीज किया ना, जैसे ही स्ट्रेस इंक्रीज किया तो वहां पे ना भाई
ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इंक्रीज होता है। मतलब मान लो कि इतना स्ट्रेस लगाया तो इतना स्ट्रेन बन जा रहा है, इतने स्ट्रेस के लिए इतना स्ट्रेन। मतलब कहीं ना कहीं जो स्ट्रेन है ना वो कहीं ना कहीं पैरेलल हो रहा है। ध्यान से देखो भाई, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेन एक्सिस के साथ, तुम्हारा जो कर्व है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। अगर हम ध्यान दे तो दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत छोटा सा स्ट्रेस लगा है, बहुत छोटा सा स्ट्रेस। अगर हम लोग देखने जाए तो लगभग देखो इतना स्ट्रेस लगा है और स्ट्रेन कितना आ रहा है, देखो इतना स्ट्रेन आ रहा है। मतलब इतने स्ट्रेस के लिए इतना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। ओके, तो इस कहानी को, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। मतलब ऐसा एक पॉइंट जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ना, तो वो टेंजेंट क्या होगा, वो टेंजेंट इस एक्सिस को, किसको, स्ट्रेन के एक्सिस को क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहां पे अगर मैं थोड़ा भी मान लो कि स्ट्रेस ना बढ़ाऊं तो भी अपने आप कहीं ना कहीं स्ट्रेन बढ़ता है ड्यू टू दैट प्लास्टिक फ्लो। और यहां पे भाई वो जो मटेरियल है वो अपनी इलास्टिक बिहेवियर खो चुका है। अब अगर मैंने सारा का सारा लोड हटा दिया, मान लो यहां पे पहुंचने के बाद मैंने सारा का सारा लोड हटा दिया, तो भी वो किस पॉइंट पे आएगा, तो भी वो ई पॉइंट पे आएगा। मतलब अब वो ओ पे नहीं जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, देयर विल बी नथिंग स्ट्रेस, बट फिर भी इतना स्ट्रेन उसके अंदर आ चुका है। एंड दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज सेट। तो सेट बोलते हैं या फिर परमानेंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट। मतलब उसके अंदर परमानेंट चेंज आ चुका है। देखो ना, मैंने पूरा लोड हटा दिया। अब पूरा लोड हटा दिया तो बॉडी क्या होनी चाहिए थी, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जानी चाहिए थी, बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जानी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके अंदर जो ओई का है ना, दैट इज ओई, ये उसका परमानेंट सेट है। क्या है, परमानेंट। मतलब अब चाह के भी वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, चाह के भी अपने वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, याद रखना। ओके, क्लियर, बात समझा। हम मान लो इसके बाद मैं वापस फर्दर इंक्रीज करूं, वेट इंक्रीज करूं, तो हम लोग डी पॉइंट पे चले जाएंगे। व्हाट इज डी पॉइंट, द अल्टीमेट पॉइंट। ओके, अब अल्टीमेट पॉइंट मतलब भाई सबसे ज्यादा स्ट्रेस वहां पे वो वायर सह सकता है, वो मटेरियल सह सकता है, उससे ज्यादा वो सह नहीं सकता। ओके, अल्टीमेट का मतलब वो उसकी सहन शक्ति है कि भाई इतना तो मैं सह सकता हूं। ओके, मतलब अगर कोई स्टील या फिर कोई ब्रिज बन रहा है ना, तो वहां पे अल्टीमेट स्ट्रेस कभी कंसीडर भी नहीं होता, क्योंकि ये उसकी सहन शक्ति है। हम हमेशा उससे कम रखते हैं, हमेशा कम रखते हैं। ओके, तो यहां पे जो स्ट्रेस लगता है दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस, ये उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस तुम बोल सकते हो। ओके, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेस अगर वायर सह सकता है तो यहां कहीं सह सकता है। ओके, और यहां कहीं नेक फॉर्मेशन भी चालू हो जाता है। अगर हम तुमको पता होगा तो नेक फॉर्मेशन यहां कहीं चालू हो जाता है। नेक फॉर्मेशन मतलब तुम्हारा जो वायर है ना, वायर का जो वीक पोर्शन होगा ना, वहां पे वो चपटा हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा और वहीं से वो टूटेगा। अब इसके बाद अगर मैंने हल्का सा भी वेट बढ़ा दिया, मैंने एक कॉइन का भी वेट बढ़ा दिया, तो भाई वो एफ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट, या फिर बहुत लोग उसको ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो तुम लोग उसको ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, तुम चाह के इसको ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, है ना, कहानी समझ में आया। इसको 5 पार्ट में याद रखो। कैसे याद रखना है, सबसे पहले ओ से ए क्या हो जाएगा, ओ से ए तुम्हारा हो जाता है इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर मतलब भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ वैलिड है। अब ओ से बी में क्या होता है भाई, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल तो होता है स्ट्रेन के, बट डायरेक्टली नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं ये जो हुक्स लॉ है ना वो वैलिड नहीं रहता। हाँ, इलास्टिक प्रॉपर्टी अभी भी उसके पास है। मतलब अगर मैं सारा का सारा वेट हटा दूं तो भी वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएगा, बट हुक्स लॉ अब वैलिड नहीं है, क्योंकि अब थोड़े स्ट्रेन के लिए, थोड़े स्ट्रेस के लिए ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हुक्स लॉ अब वैलिड नहीं है। हाँ, अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट अगर मैं उसके अलावा थोड़ा सा और वेट इंक्रीज कर दूं तो क्या होता है कि भाई अपने आप स्ट्रेन बढ़ना चालू हो जाता है, दैट ड्यू टू द प्लास्टिक फ्लो को हम लोग बोलते हैं कि भाई मैंने उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं लगाया, लेकिन जो वेट ऑलरेडी है उसकी वजह से ही वो बढ़ना चालू हो गया। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। मतलब ऐसा पॉइंट भाई जहां पे तुम थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लगा रहे हो,
बट स्ट्रेन अपने आप डेवलप्ड हो रहा है। ओके, मतलब एक अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट क्या होगा, वो पैरेलल होगा तुम्हारे स्ट्रेन एक्सिस को। किसको पैरेलल होगा? स्ट्रेन एक्सिस को। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। अब वहां पे भाई यील्ड पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर मैं सारा का सारा वेट हटा दूं तो सारा का सारा वेट हटाने के बावजूद वो अपने ओरिजिन में नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ई पॉइंट पे आएगा। ई पॉइंट पे आएगा मतलब वो उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रेन प्रेजेंट रहेगा। चाह के भी वो स्ट्रेन अब जीरो नहीं हो सकता, वो उसके अंदर ऑलरेडी सेट हो चुका है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट। ओके, मतलब वहां पे स्ट्रेस तो जीरो लग रहा है, देखो यहां पे स्ट्रेस का वैल्यू तो जीरो लग रहा है, बट जो स्ट्रेन का वैल्यू है ना वो थोड़ा बहुत वहां पे प्रेजेंट हो चुका है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट, वो वहां पे प्रेजेंट हो चुका है। अब उसके बाद और वेट बढ़ाना चालू करूंगा तो वो एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब अल्टीमेट पॉइंट, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस वो मटेरियल, वो वायर सह सकता है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी वेट ऐड करूंगा तो इट विल बी ब्रेक, और वो एफ पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, अब ऑलवेज रिमेंबर भाई कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगा, जिसका ये सेक्शन बहुत बड़ा रहे। ये जो पार्ट है ना, मतलब सोचो उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी यहां पे खोई, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी उसने यहां पे खो दी, बट टूटा कहां पे? वो यहां पे, मतलब इसके बीच में भी उसने इतना लोड सहा, इसका मतलब ये बेहतरीन मटेरियल है। अब कोई मटेरियल क्या होगा भाई, बहुत बेहतरीन इलास्टिक होगा, बहुत बेहतरीन इलास्टिक होगा। यहां पे उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो दी, बट यहीं पे आके टूट गया। जब यहीं पे आके टूट गया तो वो काहे का इलास्टिक, बस में आ रहा है, उसने प्रॉपर्टी यहां पे खोई अपनी, बट टूटा यहां पे। तो भाई ये जो रीजन है ना, ये रीजन जो जिसका बड़ा होगा ना, तो वो मटेरियल मतलब बहुत बेहतरीन मटेरियल होगा। ऑलवेज रिमेंबर, वो मटेरियल बहुत बेहतरीन मटेरियल होगा। क्लियर? और इसका जो ग्राफ का जो स्लोप है ना, अगर हम लोग इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्लोप हमेशा हमको क्या देगा? स्लोप हमेशा क्या होगा? स्लोप क्या ही होता है, दैट इज योर स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, दैट इज वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। यस और नो? तो ये क्या ही है, दैट इज योर मॉडुलस। हाँ या ना? ये तुमको मॉडुलस देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? हाँ या ना? कहानी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया। अभी कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में जाओ, पॉइंट ढूंढो और हर एक का चीज, हर एक पॉइंट अच्छे से लिखो। एटलीस्ट 5 पॉइंट यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। इलास्टिक बिहेवियर, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट, फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। क्लियर? कहानी समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो खींचेंगे नहीं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा और टॉपिक बाकी है, फिर उसके बाद फ्रिक्शन का टॉपिक बाकी है, तो 2 से 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। इजी टॉपिक, अगेन आई एम सेइंग, इसके अंदर सिर्फ डेफिनेशंस, सिर्फ थियरी टॉपिक बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो सिर्फ डेफिनेशंस और थियरी टॉपिक पे ध्यान दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, रिलेट करो इसको प्रैक्टिकल यूजेस के साथ। ओके, क्लियर? बात में आ गई एवरीवन? सो अगर यहां तक वीडियो देखा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम तक वो वीडियो पहुंच जाए। ओके, चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।